अब हम लोग बात करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। और मुगल साम्राज्य से तो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस हर हाल में पूछा जाता है, ये आप सभी जानते भी होंगे अच्छे से, और नहीं जानते हैं तो जान जाइए। तो सबसे पहले तो यही सवाल बन जाएगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे, और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की, और जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। क्या? बादशाह कहा जाता था। और अगर हम लोग बाबर के समय की बात करें तो आप देखिए 1526 से 1530 तक रहता है। और आप सोचिए कि इन 4 सालों में वो क्या क्या करता है। बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ था। फरवरी 1483 में। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे, और बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा था। बाबर ने 507 में आप देखिए बादशाह की उपाधि उपाधि धारण की, और जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे। इसमें आप देखिए हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। लेकिन हुमायूं आप देखते हैं कि अच्छा आगे चलकर शासक भी बनता है। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, और बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। ये हो सकता है कि ये भी पूछ ले कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, और पहली बार कब किया था? 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तोगलगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था, और इसलिए आप देखिए कि हमारे यहां से इनकी सैन्य शक्ति मजबूत थी, क्योंकि आप देखिए युद्ध नीति में और तोपखाने का प्रयोग कर रहे हैं। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, और जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। और हम लोग पुरानी पद्धति से लड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, इन चारों युद्धों को याद रखिए, हर साल क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ही लेता है। पानीपत का अगर आपसे पूछे कि पहला युद्ध कब होता है, तो ये डेट है 21 अप्रैल 1526। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी हार गया था। खानवा का युद्ध 1527 में 17 मार्च को होता है। 1527 में राणा सागा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर ने जीता। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में होता है, मेदिनी राय और बाबर के बीच। इसमें भी बाबर ने ही जीत हासिल की थी। घाघरा का युद्ध ये 6 मई 1529 में होता है, अफगानों एवं बाबर के बीच। इसमें भी बाबर ही जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर लड़ता है। खानवा का युद्ध 1527, राणा सागा और बाबर के बीच होता है। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय एवं बाबर के बीच होता है। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच होता है। इन चारों युद्धों में विजयी कौन रहता है, जीत कौन हासिल करता है? बाबर। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था, और इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में ही मारा गया था। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। जो कोहिनूर हीरा आप लोग सुनते रहते हैं ना, उसी की बात हो रही है। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त भी कर दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सागा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था, और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। फिर आप देखिए 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सागर की मृत्यु हो गई थी। किसकी? राणा सागर की। और आप देखेंगे कि बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया था। करीब 48 साल की आयु में 26 दिसंबर 1530 में आगरा में आप देखिए बाबर की मौत हो गई थी। और प्रारंभ में आप देखिए बाबर के सबको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में रचना की थी, और जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था।
और आप देखें अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। और अकबर ये बाग दीवार से अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे और किंतिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे और 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। और 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय हुई थी। किसके? अकबर के समय हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग, आप देखेंगे कि अब बात होती है किसकी? बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। कौन? हुमायूं हुआ। फिर आप देखिए हुमायूं की बात आती है, ये 1530 से आप देखिए 1556 तक रहता है। 1530 से 1556 तक रहता है। और नसरुद्दीन हुमायूं, ये आप देखेंगे कि 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठता है। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं, और गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीर दी थी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दे दिया था। और 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध, ये याद रखिए, चौसा का युद्ध कब होता है? 25 जून 1539 में, और शेख खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेख खां की विजयी हुआ था और इसी युद्ध के बाद शेख खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की थी। शेर शाह सूरी आप लोग सुनते हैं ना, शेर शाह, उसी की बात हो रही है। 1539 में हुआ था। ये आप देखिए बिलग्राम या फिर कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 में शेख खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ है और शेख खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया और जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। और निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारस वासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया और कालांतर में हमीदा ने ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली पर आप देखते हैं कि गद्दी पर बैठ गया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, देवरा का आप देखिए 1531 में, चौसा का 1539 में, बिलग्राम का 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। और 1 जनवरी 1556 में को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय से मंडल की सीढ़ियों से गिरने के बाद हुमायूं की मौत हो गई थी। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लैन पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया और ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगियां वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। इनके कई रचनाओं से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिनों 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे उसने। एक क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया कि आप देखेंगे कौन सा बादशाह था जो 7 दिनों अलग अलग कपड़े पहनता था, अलग अलग रंग के? हुमायूं था, ये ज्योतिष में विश्वास करता था। इसमें शेर शाह सूरी के बारे में जान लीजिए, यही 1540 से 1545 तक रहता है। सौर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के करनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर पर 1486 में शेर शाह का जन्म होता है। और आप देखें कि परमात्मा शरण का विचार है कि शेर शाह का जन्म 1472 में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर्य वंश से संबंधित था, सूर्य वंश से संबंधित है। इसके पिता का नाम हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। अब आप देखिए अलग अलग कई बार क्या होता है कि जानकारी ना का अभाव होने के कारण सब अपने अपने तरह से बताते रहते हैं। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक बार में मार दिया था, इसलिए इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दे दी थी। और शेर शाह बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और शेर शाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई थी। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का अग्नि शास्त्र चला रहा था। कलिंजर का शासक कीरत सिंह था उस समय। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम झील के बीच
ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। अगर आपसे पूछे कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब आप देख लीजिए रोहितासगढ़ किला, क्या रोहितासगढ़ का किला हो या फिर कोई और भी हो, आप सभी को रोहितासगढ़ का किला हो, किला कोहिना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा ही करवाया गया था। शेरशाह ने रोहितासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर आप देखते हैं कि सूर नामक नगर बसाया था। और शेरशाह का उत्तराधिकारी कई बार पूछ लेता है, इस्लाम शाह था इसका पुत्र। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन हुआ, इस्लाम शाह। और शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 12 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में आप देखिए वसूल करती थी। इसने 178 गैन चांदी का रुपया और आप देखेंगे कि 380 ग्रैन तांबे के दाम चलवाए थे। और आप देखिए काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने ही की थी। और शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने आप देखें ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का पिछलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन ही थे, किसके, शेरशाह के। फिर आप देखते हैं कि अकबर का समय आ जाता है, किसका, अकबर शासक बनता है। और इसमें आप देखेंगे कि 1556 से 1605 तक रहता है। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा 20 साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। ये कई बार बचपन के से भी क्वेश्चंस पूछ लेता। अकबर के बचपन का नाम जलाल था और उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर के समकालीन शासक अगर आप देखें तो रानी एलिजाबेथ, ये आप देखिए 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की थी। शाह अब्बास, ये 1588 से 1629 ईरान। जार इवान फोर बेसिल एविच, ये आप देखिए 1530 से आप देखेंगे कि 1554 तक रूस के। जार इवान 4 ये बेसिल इविच ईरान दी टेरिबल नाम से भी कुख्यात था। ये अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। ये वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। बैरम खां यह सिया मतालंबी 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक था। वह बदखसवा का निवासी था और उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। क्या, खानी बाबा। फिर आप देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को होती है। पहली 1526 में हुई थी, दूसरी 1556 में हुई थी। इसमें अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। और आप देखिए 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णता मुक्त कर लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध आप देखते हैं कि 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर की बीच हुआ था 1576 में। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह और आसफ खां कर रहे थे। अकबर का सेनापति मानसिंह था। कौन, मानसिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी था और राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। और महाराणा प्रताप की मृत्यु आप देखिए 19 जनवरी 1597 को एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई थी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर ही था और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी और हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर बीरबल की कहानियां भी खूब आप लोगों ने सुनी होगी, ये मुझे यकीन भी आप लोगों को। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई थी। सूर्योपासना, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अकबर खासकर अकबर से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार, ये भी आपको याद रखना है। राजस्व प्राप्ति की जप्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति ने 1580 में दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। और गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला, वहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। और गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ
स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। कौन? तानसेन। तानसेन का मकबरा कहाँ है? आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही, अभी बताइए आप लोग। अकबर के द्वारा जीते गए प्रमुख युद्ध देख लीजिए। एपेदेश हो गया, ये शासक हो गया, वर्ष हो गया, मुगल सेनापति। तो आप देखिए सबसे पहले मालवा बाज बहादुर या शासक था अकबर का, या आप देखेंगे शासक यहाँ का कौन था? मालवा का बाज बहादुर। 1561 की बात है। और मुगल सेनापति कौन थे? अकबर के सेनापति कौन थे? आदम खां और पीर मोहम्मद। फिर चुनार, और इसका शासक कौन था? अफगानों का शासन था। 1562 की बात है। अब्दुल्ला खां मुगल सेनापति था। आमिर भारमल इसका शासक था और 1562 की बात है। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। मेड़ता जयपाल यहाँ का शासक था 1562 में, और मुगल सेनापति था सरफुद्दीन। गौडवाना वीर नारायण एवं दुर्गावती यहाँ की शासक थे। 1564 की बात है। आसफ खां मुगल सेनापति था। मेवाड़ उदय सिंह और राणा प्रताप, ये 1500 आप देखिए 68 और 76 की बात है। स्वयं अकबर ने इसमें युद्ध में लिया था एक में। और मानसिंह और आसफ खां दूसरे बार आप देखिए। रणथंभौर सुरजनहाड़ा ये शासक था 1569 की बात है। भगवान दास और अकबर इसके मुगल सेनापति थे। कलिंजर रामचंद्र यहाँ का शासक था 1569 की बात है। मजनू खां काकशाह ये मुगल सेनापति था। मारवाड़ राव चंद्रसेन था 1570 की बात है। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। जैसलमेर रावल हरि राय 1570 की बात है। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। बीकानेर कल्याणमण 1570 की बात है। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। गुजरात मुजफ्फर खां तृतीय 1571 की बात है। सम्राट अकबर के समय की बात है। बिहार व बंगाल दाऊद खां ये 1574-76 की बात है। मुनीम खान खाना इसका सेनापति था। काबुल हाकिम मिर्जा यहाँ का क्या था? शासक था। और 1581 की बात है। मानसिंह और अकबर ने भाग लिया था, मुगल सेनापति थे। कश्मीर यूसुफ याकूब खां ये 1586 की बात है। भगवान दास व कासिम खां। उड़ीसा की बात करें तो निसार खां यहाँ का शासक था। 1592 की बात है। मानसिंह ने मुगल सेनापति था। सिंध जानी बेग 1593 की बात है। अब्दुल रहीम खान खाना यहाँ का किसका? मुगल शासक था। बलूचिस्तान ये आप देखते हैं बलूचिस्तान पन्नी अफगान यहाँ का शासक था। 1595 की बात है। मीर मासूम ये आप देखिए किनका? मुगलों का सेनापति था। कंधार मुजफ्फर हुसैन ये आप देखिए 1595 की बात है। साहेब मुगल सेनापति था। तो ये युद्ध जरूर याद रखिएगा। दक्षिण भारत में अगर आप देखें तो खानदेश अलीस खां यहाँ का शासक था। 1591 की बात है। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी इसने। दौलताबाद चांद बेबी यहाँ का शासक 1599 की बात। मुराद अब्दुल रहीम खान खाना अबुल फजर और अकबर मुगल सेनापति थे। अहमदनगर बहादुर शाह चांद बेबी 1600 की बात है। असीरगढ़ मीरन बहादुर 1601 की। अकबर यह अकबर का अंतिम अभियान था। ठीक है, असीरगढ़ का। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी ये आप लोग देखिए कई बार पूछ लेता है, डेट के क्रम में पूछ लेता है। दासपिताकंत 1562। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563। जजिया कर समाप्त 1564। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571। इबादत खाने की स्थापना 1575। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति, ये आप देखिए अनुमति कब? 1578। मजहर की घोषणा 1579। दीन इलाही की स्थापना 1582। इलाही संबत की शुरुआत 1583। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। ये डेटें याद रखना है, कार्य भी याद रखना है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बीजू बाबरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी पे था। क्या? मनसबदारी पे था। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में हुई थी। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां देखें तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवानी खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सभी अकबर के समय की हैं इमारतें। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न में देखें तो अबुल फजल, ये आप देखिए फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना की। यह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था।
और आप देखेंगे कि संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। ये पूछ लेता है तानसेन का जन्म कब 1506 में ग्वालियर में होता है, इनका असली नाम क्या था, रामतनु पांडे। इनकी प्रमुख कृतियां मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हरा, ठीक है। कंठभारण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। किसे, तानसेन को। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र की राजसरे में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे और ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास और तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था और इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल की पुत्री को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबा के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। किसकी, बीरबल की। और आप देखिए 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में बीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। महाभारत का नाम आप देखिए रज्म नामा युद्धों की पुस्तक रखा गया है। और आप देखिए कि पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सदात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अर्थर्ववेद, मुल्ला साहब मोहम्मद ने राज तरंगनी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। और फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी के अनुवाद कर उसका नाम सहीली रखा था। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया था। अब्दुल कादिर बदाऊनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया था। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक और तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, अकबर के काल को कहते हैं। किसके, अकबर के काल को कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा जरूर। और आप देखेंगे कि अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय, नरहरि क्या, नरहरि, और आप देखेंगे कि नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। और बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चारवाक बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दू समद को और ये आप देखें जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीर को दी थी। और मुगलों की राजकीय भाषा कौन थी, फारसी थी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी। अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था, तो नगाड़ा भी बजा लेता था अकबर। हम लोग बात करते हैं जहांगीर के बारे में। किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि 1605 से 1627 तक रहता है और अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। और जो आप देखते हैं कि 24 अक्टूबर 1605 को, कब, 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है। और याद रखिए अकबर का उत्तराधिकारी सलीम था और जिसे आप लोग किसके, जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। और जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। 30 अगस्त 1569 में हुआ था, ये आप देखेंगे। और अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था, क्योंकि आप देखेंगे क्या था, उसी का था ना एक तरह से बेटा। चलिए भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और आप देखेंगे कि जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। किसके लिए, न्याय की जंजीर के लिए। और यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई हुई थी। और आप देखेंगे कि जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौत बिंद खां को जाता है।
और जहांगीर के अपने सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जलंधर के निकट भैरावल के नामक स्थान में हुआ था। और आप देखेंगे कि खुसरो को पकड़कर कैद में कर लिया गया था। खुसरो को की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। खुसरो गुरु से गोविंदमाल में मिले थे। और यह याद रखिए, कई बार पूछ लेता है कि खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सजा दिलवा दी थी? अर्जुन देव को, पांचवें गुरु थे। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। और 1622 में आप देखिए कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। एक नूरजहां और नाम सुनते हैं आप लोग। नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। और 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। और 1607 में आप देखिए शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई थी। और सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरीत त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य का मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उसके साथ विवाह कर लिया था। क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। और विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल व नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। और जो नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने, आप देखेंगे कि क्या नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। किसके? चांदी के सिक्के। और जहांगीर ने ग्यास बेग को शाही दीवान बनाया। क्या बनाया? शाही दीवान। इत्माद उद दौला की उपाधि दी। और जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे। लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहर यार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेग ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि भी खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां उसके भाई असफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। और आप देखेंगे कि 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। उसे शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में थी। किसके? जहांगीर के शासनकाल में थी। और जहांगीर के अगर हम लोग सेना के प्रमुख चित्रकार देखें ना, तो आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, बिसनदास, मनोहर एवं गौरधन, फारूक बेग और दौलत थे। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। हमजा नाभा का विषय चित्रकला है। और उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस और नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की थी। और इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। और यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने और भाव किसी और ने बनाई है, तो यह भी जान लेता हूं कि आंख किसने और भाव किसने बनाई है। देखिए, इतना चित्रकला का प्रेमी था। जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्णतः से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रा दोरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख भी उतनी है इसमें। और जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो और विलियम फ्रेंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोप यात्री आए थे। आप देखेंगे फिर शाहजहां आ जाता है। कौन आ जाता है? शाहजहां आता है। और ये 1627 से आप देखिए 1657 तक रहता है। कहाँ? 1657 तक रहता है।
जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा था। कौन बैठा था? शाहजहां बैठा था। और जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई ने गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम, शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था, ठीक है। और 1612 में आप देखिए खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। और 7 जून आप देखिए 1631 में पेशव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और आप देखिए 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए रानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा था। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद और महाबत खां को खाना की उपाधि प्रदान की थी। और इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, और जहां 1645 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उनकी कब्र के ऊपर करवाया था। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। उस्ताद ईसा ने ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, ये भी याद रखिएगा। और आप देखिए मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और इसके मुख्य कलाकार वे बादल खां थे। और आप देखिए बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा की जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसके पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास दिल्ली का जामा मस्जिद का आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला आपको देखने को मिलेगा। और हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है, हुमायूं के मकबरे को, ठीक है। और आप देखिए शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1632 में, कब? 1632 में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, क्या करते हैं? आगे चलते हैं। इसमें आप देखेंगे शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। और शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर व मीर हासिम थे। प्रमुख संस्कृत कवि बस वंशीधर मिश्र, हरिनारायण मिश्र थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि, और संगीत जगन्नाथ को हिंदी का कवि भी था को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। और इसने सरर ए अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। दारा सिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला साहब बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण, और आप देखिए एक दारुल वका नामक कॉलेज की मरम्मत भी करवाई थी। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार रहने के पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। और उस समय सूजा बंगाल और मुराद गुजरात, औरंगजेब दक्कन में था। और 15 अप्रैल 1658 को दारा और औरंगजेब की बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई थी। हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछ ले कि आप देखेंगे कि दारा और औरंगजेब के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? धर्मट का युद्ध कब? 15 अप्रैल 1658 में। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई थी और औरंगजेब जीता था। सामगुड़ का युद्ध ये 29 मई आप देखिए 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1559 को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर इसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई थी। दारा सिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकवाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण आप देखिए जयसिंह द्वितीय ने कराया था। साहेब बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष यानी कि 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की उम्र में इसकी डेथ हो गई। अपने बाप को ही बंदी बना लिया। तो इसीलिए तो कहते हैं कुर्सी बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर आप देखते हैं औरंगजेब आता है और ये 1658 से 1707 तक।
औरंगजेब की जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का नाम अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। और 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब की शादी हो जाती है। क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। और आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। और देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद आप देख 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछ लेगा, क्या फर्क पड़ता है। और औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हाकिम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि आप देखिए, जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई थी। मई 1666 को आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए थे। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवाई थी। तो याद रखिएगा, 9वें गुरु सिख धर्म के तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने 1675 में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। आगे चलते हैं हम लोग। औरंगजेब ने आप देखिए 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया था। औरंगजेब की बीवी का मकबरा 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था इसने। और आप देखेंगे 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकोंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय आप देखिए हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजाराम ने किया था। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए और गोकुल को मौत के घाट उतार दिया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता और राजाराम के भतीजे चूड़ामन ने डाली थी। औरंगजेब के समय में आप देखिए हिंदू मनसावादाओं की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट भी था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास की बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, सरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी और अन्य धातु वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि का प्रतिबंध लगा दिया था। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश के लिए दरबार में होली, दिवाली आदि त्यौहार मनाने पर बंद कर दिया था। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पाबंदी पर लगा दी थी और सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश भी दिया था और इसलिए आज भी आप देखिए ये बदनाम है, इसका नाम आता है। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई। इसे खुलदाबाद, जो कि अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब काफिरों का देश को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे और फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। किसके? औरंगजेब के। ये मुगल काल के राजा जो बादशाह रहे उनकी कहानी हो जाती है। अगली क्लास में हम लोग मुगल शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। उससे आप देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है। क्या कर लेता है? डायरेक्ट पूछ लेता है।